मीठी हिंदी नॉवेल एपिसोड 12। हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे मीठी मेरा सेकंड हिंदी नॉवेल है जो भी चल रहा है। इसका 11 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष डाल चुकी हूँ। आज 12 एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर समीर सारे सीडी फुटेज और एल्बम वगैरह अपने रूम में देख रहा है। वो सारा देख चुका है, सिर्फ एक ही पेन ड्राइव बचा हुआ है, लेकिन उसे काफ़ी नींद आने लगती है। और जब वो सारा सब कुछ सामान रख करके तिजोरी में सोने की कोशिश करता है तो फिर नींद उसके आंखों से ओझल हो जाती है। आज नींद उसके आंखों से आंख मिचोली खेल रही थी। उसकी नींद फिर से उड़ चुकी थी। तो फिर उसने सोचा कि चलो देख लेता हूँ। वैसे भी कल हॉस्पिटल में कोई खास ऑपरेशन या केस नहीं है, पर हनी और डैड कोई नहीं है यहाँ। पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। पर कोई बात नहीं, 8 बजे तक उठ जाऊंगा, देख लेता हूँ। ऐसा सोच करके वो एक बचा हुआ पेन ड्राइव को फिर से देखने लगता है। एक काम ये बचा हुआ है तो चलो इसे मैं समाप्त कर लेता हूँ। प्रभात ने लास्ट पेन ड्राइव को निकाल करके लगा दिया था, पर उसमें से कोई खास जानकारी उसे नहीं मिल रही थी। फुटेज में विवरण इस प्रकार था कि आज दुर्घटना को घटे 5 दिन हो गए हैं। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 20 मनुष्य में से 5 की मौत हो गई है। 10 लोगों की मौत तो घटना के दिन ही हो गई थी। कुछ ने तो घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था, तो कुछ ने हॉस्पिटल में। गंभीर रूप से घायल 2 डॉक्टर में से एक डॉक्टर प्रभात की मौत आज हो गई है। पिछले 5 दिन से जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिर आज उन्होंने जिंदगी से हार मान लिया। डॉक्टर प्रभात का इस दुनिया में कोई नहीं था, ना ही इस देश में और ना ही उस देश भारत में। बस ले दे के एक माँ थी उनकी, पर उनका भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। वो शायद इस बुरी खबर को सुनने के बाद अपने घर से निकल कर कहीं चली गई हैं। पता नहीं वो बेचारी इस प्रदेश में किसी को जानती भी हैं या नहीं। उनका घर, जिसे कि उनके हॉस्पिटल वालों ने उन्हें दिलवाया था, उन्होंने अपने कैप्चर में ले लिया है, जहां सारे के सारे सामान और फर्नीचर ऑनर के ही हैं। बस ले दे के उन दोनों माँ का कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ जरूरी कागजात के अलावा उन सब के कपड़े लत्ते यही सब है। डॉक्टर साहब के कुछ पर्सनल कागज भी हैं, जिसे देसी विदेशी डॉक्यूमेंट मॉल में इस सूटकेस में भर करके जमा करवा दिया गया है, ताकि कभी भी उनकी माँ या उनका कोई जान पहचान वाला या कोई नाते रिश्तेदार अगर उन्हें खोजते हुए आए तो वो उन ऑफिस से उन कागजात को और उनके कपड़े लत्ते को से भरा हुआ सूटकेस को प्राप्त कर सकता है। न्यूज के थ्रू ये बातें और मीडिया के थ्रू ये बातें इसलिए बताई जा रही है ताकि ये न्यूज लंदन के अलावा इंडिया में भी प्रसारित होगा, ताकि कोई अगर इसे सुनने के बाद अगर चाहे तो हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। डॉक्टर प्रभात के शरीर को उनके नए बॉस एसपी कपूर साहब के फैमिली को सौंप दिया गया है। अगर कोई सामने आज शाम तक आता है तो अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं आता है तो दाह संस्कार वो लोग ही कर देंगे, ऐसा नानावटी हॉस्पिटल के ऑनर एसपी कपूर साहब का कहना है। भगवान उनकी माँ को हिम्मत दे और डॉक्टर प्रभात की आत्मा को शांति। फिर कुछ देर के बाद पेन ड्राइव के सीडी फुटेज बंद हो गए थे। डॉक्टर प्रभात के बॉडी को कपूर फैमिली में लाया गया था, ये सब उसमें दिखाया जा रहा था। सभी ने शोक मनाया था और फिर उनका दाह संस्कार भी किया गया था। सारी विधि, पूजा पाठ, दान, भोज सब उस सीडी में विस्तार से दिखाया गया था। अंत में ये भी दिखाया गया था कि डॉक्टर प्रभात को गए हुए आज 20 दिन हो गए हैं और उनकी अस्थियों को कपूर साहब ने अपने कुलीग के हाथों इंडिया में प्रवाहित गंगा में डलवा दिया है। सीडी में वो भी फोटो था, यानी डॉक्टर प्रभात की सारी जानकारी बाद में प्राप्त करने अगर कोई आए तो किसी भी प्रकार का किसी पर कोई भी शक नहीं हो और ना ही कोई केस बने। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये सीडी पूरा प्रूफफुल प्लानिंग था। प्रभात ने मन ही मन सोचा शायद
डॉक्टर प्रभात ने कपूर साहब की जान बचाई थी और वो जानते थे कि उनकी मां के अलावा उनका इस देश और प्रदेश में कहीं कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने उनका दाह संस्कार कर दिया होगा। इसका मतलब डैड को भी नहीं पता है कि मैं डॉक्टर समीर नहीं बल्कि डॉक्टर प्रभात हूँ। प्रभात ने इस सीडी को भी बाकी सीडी और एल्बम के साथ रख दिया था और फिर सोने की कोशिश करने लगा था और सो गया था। दूसरे दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रभात केबिन में बैठा था कि तभी मिठी का फोन आया था। हेलो, हाँ हेलो डॉक्टर समीर, मैं मिठी बोल रही हूँ। हाँ कहो, कैसी हो? ठीक हूँ, आप आज आइए ना, डिनर हम साथ करेंगे। कोई खास बात नहीं, बस माँ आपसे मिलना चाह रही है। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, पर थोड़ी देर हो जाएगी, एक मीटिंग है 9 बजे, उसके बाद ही मैं आ पाऊँगा। कोई बात नहीं, आप आ जाइएगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। प्रभात काफ़ी परेशानी में था, पर वो मीठी और माँ के साथ वक्त बिताना चाहता था। ये मौका उसे रोज रोज नहीं मिलने वाला था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी मीटिंग ख़त्म की और मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो मीठी के घर की ओर बढ़ गया था। मीठी के घर पहुँच के चरण स्पर्श माँ, खुश रहो, कैसे हो? ठीक हूँ। मीठी आई? हाँ कहिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या, आपको कैसे पता मेरा बर्थडे है? तुम्हारे आईडी प्रूफ से। अच्छा, डिम्पी कहाँ है? वो इंडिया गई है। अच्छा, तुम्हारा टॉयलेट किधर है? मुझे यूज करना है, मैं डायरेक्ट मीटिंग से आ रहा हूँ, बहुत हड़बड़ में था। ठीक है, आप ऊपर जाइए, ऊपर बेडरूम से अटैच है। मैं आऊँ साथ में? नहीं, ठीक है, मैं जाकर आता हूँ। बहुत भूख लगी है, तुम खाना सर्व करो, मैं आता हूँ। ठीक है, आइए। थोड़ी देर में प्रभात नीचे आ गया था। मिठी ने केक काटा था, तीनों मिलकर खुशियां मनाई थी। प्रभात के सारे मन की पसंद के खाने बने थे। उसने बहुत दिनों के बाद आज छक कर खाना खाया था। फिर दोनों से विदा होकर के घर आ गया था। वो अभी सीढ़ी पर ऊपर चढ़ ही रहा था कि पीछे से सालू ने आवाज़ दिया, जीजू खाना लग रहा है। नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ, आप लोग खाइए। ठीक है जीजू। जीजू, हाँ वो दीदी का फ़ोन आया था, 3-4 बार ट्राई कर चुकी है, आप देख लेना। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। प्रभात रूम में आकर फ्रेश हो गया था, फिर हनी को फ़ोन लगा लिया था। हाँ कहो, कैसी हो? ठीक। फ्लाइट तो लैंड कर गया था सवेरे 10 बजे ही, पर मैं फ्रेश होकर सो गई थी। अभी अभी भाई को असिस्ट करके आई हूँ, सब सेफली हो गया। चलो ठीक है। भैया भाभी कैसे हैं? सब ठीक है। तुमने डैड को फ़ोन किया? नहीं, अभी वो फ्लाइट में होंगे। नहीं, आज उन्होंने फ़्लाइट नहीं ली है, कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसलिए वो मॉरिशस के लिए निकल गए हैं। वहाँ से शायद इंडिया भी जाएंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, काफ़ी मिन्नतें की है उन लोगों ने। चलो ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा। बच्चों से कब मिलोगी? अगले हफ्ते। अभी तो 6 दिन इधर ही बिजी रहूँगी, फिर उनकी छुट्टी भी है, अभी नहीं हुई है, एग्ज़ाम के शायद लास्ट वीक चल रहे हैं। ओके बाय बाय। एसपी कपूर ने तीनों बच्चों को प्रॉपर्टी बांट तो दी थी, सभी अपने काम संभाल भी रहे थे, पर जब कभी भी ज़रूरत पड़ती, कभी भैया यहाँ हॉस्पिटल आकर संभालते तो कभी हनी वहाँ जाकर सब देख लेती। सबों में प्यार बरकरार था। कागज़ पर भले 3 टुकड़े हो गए थे, पर ईश्वर की कृपा से सबों में प्यार बरकरार था। चारों बच्चे भी आपस में काफ़ी घुले मिले थे। सभी छुट्टियों में एक साथ ही आते और सभी छुट्टियां एक साथ ही मनाते, और एक ही बोर्डिंग में सभी पढ़ रहे थे। कभी बड़ी भाभी तो कभी छोटी भाभी उन बच्चों को संभालती, क्योंकि हनी और समीर को तो बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता था। हनी के जुड़वे बेटे हुए थे, एक बेटा को फुआ ने पाला पोसा था तो एक को बड़ी भाभी ने। बड़े भाई रमन और उनकी पत्नी रीटा के भी 2 जुड़वे बच्चे थे, बड़ी बेटी रूही और उसके बाद छोटा बेटा रोहन। दोनों हनी के बच्चों से 4 साल बड़े थे। हनी के दोनों बच्चे बेटे थे, बिल्कुल हम शकल। बड़ा बेटा आरव और छोटा अहम। दोनों कद काठी रूप रंग सब में सेम, बस अंतर था तो सिर्फ एक चीज का। आरव के गाल पे एक छोटा सा लहसन था, साथ में पैर में एक छोटी सी उंगली भी थी, जो नाम मात्र की थी, एक एक्स्ट्रा उंगली, इसलिए उसे उनके घर वालों ने नहीं हटाया था। छोटे भाई परम और उनकी पत्नी सतवीर, जिसके घर का नाम नेगी था, उसे भी एक बेटी हुई थी, उसका नाम चांद था। रूही और रोहन 9 साल के थे, आरब और अहम 6 साल के, और चांद अभी 2-3 साल की थी। चांद अभी मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। नेगी उसे बोर्डिंग में भेजने के बिल्कुल खिलाफ थी। उसका बस चलता तो वो 5 बच्चों की देखभाल खुद करती, किसी को भी बोर्डिंग नहीं भेजती, पर क्या करती, मजबूर थी।
उन सबों की जिंदगी इतनी बिजी थी कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए मजबूरन उन्हें बोर्डिंग में रखना पड़ रहा था। सालू और सोमू बुआ के बच्चे थे। सालू बड़ी थी, वो MBA लंदन से कर रही थी। सोमू की डॉक्टरी की पढ़ाई लंदन से ही कर रहा था। ताकि आगे चलकर वो हनी दीदी का हाथ बटा सके। SP कपूर साहब के बाकी भाई बहन इंडिया में थे। उन्होंने सबों को पैसे दे करके काफ़ी मदद की थी सबों की, और सबों को सेटअप कर दिया था। सभी अपने अपने बिजनेस संभालते थे। सबों में ढेरों प्यार था। SP कपूर सबसे बड़े थे, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरह से निभाई थी। उनके बाद दोनों भाई और बाद में 2 बहन थी। बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने अपने कर्तव्य धर्म फर्ज अच्छी तरह निभाया था। आकाश कपूर के कपड़े के 4 फैक्ट्रियां थी, जिसे उनके चारों बेटे संभालते थे। आकाश के बाद का भाई था विनय, उनका स्टील और सीमेंट की फैक्ट्री थी, एक मुंबई में तो एक दिल्ली में। उसे भी उसके दोनों बेटे संभालते थे। आकाश पंजाब का ही होकर रह गया था। उसकी फैक्ट्री वहीं पंजाब, लुधियाना, जालंधर और पटियाला में थी। बहन सुमित्रा देवी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी शादी बजाज साहब के बेटे से लव मैरिज हुई थी। वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी फैमिली में खुश थी। दुख और दर्द अगर किसी को मिला था तो वो थी छोटी बहन लता, जिसे उसका पति हमेशा सताते रहता था, परेशान करता था, मारता पीटता था। कपूर साहब ने उसे तलाक दिलवा करके अपने पास रख लिया था। उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च भी किए थे। उनकी गृहस्थी को संभालने के लिए बहुत कोशिश भी की थी, पर उन्हें सफलता नहीं मिली थी। यहाँ तक कि तलाक दिलवाने के लिए भी उन्हें ही हर्जाना देना पड़ा था। तब कहीं जा कर के उन लोभी लोगों से उनका नाता टूटा था। परिवार में सबों से फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। मौका गैर मौका सभी आपस में मिलते भी थे, पर बिजनेस जितना बढ़ रहा था, समय का अभाव भी उतना ही बढ़ गया था। फिर भी सबों की यही कोशिश रहती कि जितना वक्त साथ में मिले उसे हंसी खुशी जिए। कपूर साहब की माँ 85 साल की हो चुकी थी, पर वो अभी भी स्वस्थ थी। उन्हें कपूर साहब अपने ही पास रखते थे। जिसे मिलना होता था वो यहीं आ जाता था उनसे मिलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिठी का 12 एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगला एपिसोड लेकर के फिर मैं आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। दोस्तों, काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, तब कहीं जाके एक वीडियो कंप्लीट होता है। प्लीज़ मेरा मेहनत बेकार मत होने दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी कहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए, मेरा साथ बनाए रखने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। थैंक्स।